नमस्कार दोस्तों, आज हम नातेदारी को पढ़ेंगे और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 1 का पार्ट है। ठीक है, तो नातेदारी का मतलब क्या होता है? देखिए, नातेदारी का मतलब होता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध। ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और समाज कब है? समाज तभी है जब हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, चले जा रहे हैं चुपचाप, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं हो रही, कोई अंत्यक्रिया नहीं हो रही, तो वहाँ पे समाज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ देखे, अंत्यक्रिया शुरू हुई, एक दूसरे के हाल चाल को उन्होंने जाना, ठीक है, पसंद नापसंद को उन्होंने शेयर किया, तो वहीं से संबंध बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये नातेदारी में बदल गई। ठीक है, तो ये जो मनुष्य और मनुष्य का संबंध है, यही नातेदारी है। और ये बेसिकली 3 आधारों पर होता है। पहला होता है रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा होता है वैवाहिक नातेदारी और तीसरा होता है अनुष्ठानिक नातेदारी। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए मनुष्य को अनिवार्य है कि वो संबंध बनाए, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध। ठीक है, और इसी से समाज बढ़ा है, इसी से जो ये अदृश्य जाल हम देखते हैं समाज का, ये इसीलिए है। मार्गन ने संपूर्ण सामाजिक संबंधों के मूल में नातेदारी को माना। उन्होंने कहा कि ये पूरे विश्व में जो संबंध दिखता है, जो समाज दिखता है, इसके बिल्कुल जड़ों में नातेदारी ही है। नातेदारी से ही समाज का विकास हुआ है। लेवी स्ट्रास ने विवाह द्वारा नातेदारी की बात की है कि विवाह द्वारा नातेदार भर्ती किए जाते हैं समाज में। ठीक है, ये कोटेशन भी कई बार आया है और मैंने पिछले वीडियो में दिया भी था विवाह वाले में। और देखिए, परिवार रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी से मिलकर बना है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, दोनों प्रकार के नातेदारी पाए जाते हैं। इसीलिए इसको द्विपक्षीय नातेदारी समूह कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि इसमें से कौन सा जो समूह है वो द्विपक्षीय नातेदारी समूह है, तो विवाह है। ठीक है, परिवार और विवाह है। नातेदारी की परिभाषाओं में देखिए, WHR रिवर्स ने कहा है कि संगोत्रता अर्थात नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है। यानी वंशावलियों के माध्यम से जो हमको संबंध प्राप्त हो गए हैं, जिसके लिए हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो क्या है? वो नातेदारी है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्याल अथवा कल्पित समरक्त वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। ठीक है, ये रॉबिन फॉक्स की परिभाषा है। ये वास्तविक और काल्पनिक के मध्य चलते हैं। अब देखिए, नातेदारी के प्रकार क्या क्या हैं? 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, जिसमें से 2 प्रकार तो बहुत पहले से थे, लेकिन बाद में एक अन्य प्रकार की नातेदारी जोड़ी गई जो थी अनुष्ठानिक नातेदारी। ठीक है, तो ये है विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी में कौन आता है? जैसे पति पत्नी। ठीक है, शादी हो जाती है तो एक लड़की होती है, उसको पति मिलता है, और कोई व्यक्ति होता है, उसको पत्नी मिलती है। सास ससुर देवर भाभी हो गए, जीजा साली हो गए, ये सब क्या हो गए? ये सब विवाह संबंधी नातेदारी हैं। रक्त संबंधी नातेदारी में कौन आता है? भाई बहन हो गए, ठीक है, और माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, ये सब क्या है? रक्त संबंधी नातेदारी हैं। और तीसरा है अनुष्ठानिक नातेदारी। जैसे किसी को हम मान लेते हैं कि हमारा भाई है, तो हम उसे क्या करेंगे? राखी बांधेंगे। ठीक है, जो राखी के भाई बहन होते हैं वो आते हैं इसमें। और उसी तरह से दत्तक पुत्र जो होता है वो भी अनुष्ठानिक में आता है। और उसी तरह से जो अन्य प्रकार के, जैसे कि गुरु भाई होते हैं, ठीक है, गुरु के माता पिता होते हैं। जैसे हमने देख लिया ना कि हमारे गुरु भाई हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ही गुरु को दोनों लोग मान रहे हैं, तो क्या मानेंगे? अपने आप को भाई मानेंगे कि हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि ये भी, इनके पिता भी वही गुरु हैं, हमारे पिता भी। ठीक है, तो ये अनुष्ठानिक का मतलब जो माना जाता है। नातेदार क्या है? नातेदार मूर्त होता है। ठीक है, यानी जिन व्यक्तियों से हम संबंध रखते हैं। नातेदारी अमूर्त है, ठीक है, और नातेदार क्या है? मूर्त है। नातेदारी क्या है? संबंध, और नातेदार व्यक्ति है। ठीक है, इसीलिए वो ये मूर्त है और वो अमूर्त है। अतः यह मूर्त है, जबकि नातेदारी संबंध सूचक है, इसलिए अमूर्त है। नातेदार के प्रकार देखिए, एक रेखी नातेदार होते हैं और समवर्ती नातेदार। एक रेखी नातेदार का मतलब होता है जो एक रेखा में होते हैं, जैसे पिता पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, एक रेखा में हो गए। ठीक है, समवर्ती का मतलब होता है जैसे पिता हो गया, उनका पुत्र हो गया, और इनके पुत्र के इनके मान लीजिए 3 पुत्र हैं, तो इनके भी 3 पुत्र, इस तरह से शाखाएं जो निकलती हैं, तो ये सब क्या होता है? समवर्ती नातेदार होते हैं। नातेदारी के माध्यम देखिए, पितृवंशीय नातेदारी और मातृवंशीय नातेदारी। पितृवंशी में क्या होता है कि वंश जो होता है पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, फिर उनके पुत्र को प्राप्त होगा, फिर उनके पुत्र को, इस तरह से एक रेखा बनती है। मातृवंशी में क्या होता है कि वंश जो होता है माता से पुत्री को प्राप्त होता है, या फिर मामा से भांजे को प्राप्त होता है।
और ये जो प्रथा है ये खासी, गारो और नायर जनजाति में पाई जाती है। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन सा इसमें है जो मातृवंशी है। ठीक है, तो तीनों याद रख लीजिएगा। दोहरा वंशक्रम देखिए क्या है, इसमें माता पिता दोनों के वंश से जो है परिवार चलता है, नातेदारी निर्धारित होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखिए क्या होता है कि माता पक्ष के जो होते हैं वो भी नानी नाना कहलाते हैं और मौसा मौसी कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हमारा निर्धारित होता है। और पितृवंश के जो लोग हैं जो पैतृक आधार पे बनते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ हो गए, फूफा जी हो गए, तो ये सब क्या है, ये दोहरा वंशक्रम चलता है। ठीक है, फिर है उभय पक्षी वंशक्रम, इसमें माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों के वंशक्रम से नातेदारी समूह जो होती है वो बन जाती है, ये उभय पक्षी होता है। ठीक है, अब इसमें उभय पक्ष में देखिए क्या होता है, इसमें आपको संपत्ति भी प्राप्त होती है। समांतर वंशक्रम देखिए ये सब शब्दावलियाँ हैं, ये एग्जाम में आ सकती हैं। समानांतर वंशक्रम का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर वंशक्रम प्राप्त होता है। पुरुष है तो उससे पुत्र को मिलेगा, और स्त्री को अगर स्त्री के नाम से कोई संपत्ति है तो वो पुत्री को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर में जितने भी खेत हैं आसपास वो अपने हैं, और वो घर के जो मुखिया हैं जो पुरुष हैं उनके नाम पे है। ठीक है, तो खेत जो है वो पुरुष को मिलेगा, यानी जो उनका पुत्र होगा उसको, लेकिन घर जो है वो स्त्री के नाम से है तो वो पुत्री को मिलेगा। ठीक है, तो समानांतर वंशक्रम में ये चलता है। वैकल्पिक वंशक्रम का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष से पुत्री को मिलेगा और स्त्री से पुत्र को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसके विपरीत है। संदिग्ध वंशक्रम में जब वंशक्रम का निर्धारण स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी एक के पूर्वज के आधार पर होता है तो संदिग्ध वंशक्रम, यानी ये एक स्वेच्छा से अपने आप ये चीज़ तय की जाती है कि वंशक्रम किसके आधार पर दिया जाएगा, और चुनने का भी इसमें कुछ ऑप्शन होता है। ठीक है, अब देखिए नातेदारी की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी होती है। ठीक है, 3 प्रकार की श्रेणी होती है और इसको थोड़ा सा समझना होता है। तो प्राथमिक श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो सीधा हमसे रक्त संबंध के माध्यम से जुड़े हैं। ठीक है, जैसे हमारे माता हो गई, हमारे पिता हो गए, हमारे भाई बहन। ठीक है, अब कोई भी इस तरह से लोग जो सीधा हमारे रक्त संबंधी हो, दादा नहीं आएंगे, लेकिन जो सीधा संबंध यानी पति पत्नी आते हैं इसमें। ठीक है, और माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र। ठीक है, ये लोग आएंगे, भाई बहन आएंगे, बहन बहन आएंगी, भाई भाई आएंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई बहन, माता पिता और पत्नी, ये सब क्या आएंगे, ये प्राथमिक संबंधी जो होते हैं उनके माध्यम से, क्योंकि ये डायरेक्ट रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, बीच में कोई दूसरा संबंधी माध्यम बन के नहीं रहता। फिर देखिए द्वितीयक संबंधी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो। ठीक है, यानी जो हमारा प्राथमिक संबंधी है उसका प्राथमिक जो संबंधी रहेगा वो हमारा द्वितीयक संबंधी रहेगा। जैसे पत्नी क्या है, हमारी प्राथमिक संबंधी है, और पत्नी की माता जो है वो उसकी प्राथमिक संबंधी है, तो हमारी वो कौन हो गई, द्वितीयक हो गई। ठीक है, उसी तरह से जो नानी हो गई, हमारी माता क्या है, हमारी प्राथमिक संबंधी है, और उनकी माता उनकी प्राथमिक संबंधी है तो हमारी द्वितीयक संबंधी हो गई। दादा भी हमारे क्या हो गए, द्वितीयक हो गए, क्योंकि पिता प्राथमिक संबंधी है, उनके जो प्राथमिक संबंधी है उनके पिता वो क्या हो गए, हमारे दादा हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मर्डाक ने देखिए 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी और 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधी की बात की है। इसके अलावा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी की भी उन्होंने बात की है। ठीक है, तो इसमें 151 प्रकार में उन्होंने पूरा गिनवाया नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी होता है वो क्या होता है, तृतीयक संबंधी। ठीक है, जैसे मामी यानी हमारे मामा क्या हो गए, हमारे द्वितीयक संबंधी हो गए, उनकी पत्नी उनकी प्राथमिक संबंधी है तो हमारी क्या हो गई, तृतीयक संबंधी हो गई। ठीक है, उसी तरह से चाचा क्या हो गए, हमारे प्राथमिक संबंधी, हमारे द्वितीयक संबंधी हुए, और उनकी पत्नी उनकी प्राथमिक हो गई तो हमारी कौन सी होंगी, वो तृतीयक होंगी। ठीक है, उसी तरह से फूफा हो गए, बुआ द्वितीयक संबंधी है तो उनके पति उनके प्राथमिक संबंधी है तो वो हमारे तृतीयक संबंधी कहलाएंगे। ठीक है, और एक होता है वैवाहिक संबंधी। वैवाहिक संबंधी में जैसे दूर दूर के रिश्तेदार हो गए, ठीक है, वो वैवाहिक संबंधी में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बहन की लड़की की मामी की बुआ की, इस तरह से आता है ना, तो बहुत बड़ा जो रिलेशन बनता है, और उसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि हमारा द्वितीयक संबंधी है कि तृतीयक संबंधी है कि क्या है, तो वो दूरस्थ स्वजन आएंगे या फिर वैवाहिक संबंधी में आएंगे। ठीक है, उसको हम काउंट कर लेंगे कि वो विवाह के माध्यम से जुड़े हुए संबंध शो कर रहा है या फिर ऐसे ही रिश्तेदारों को बस गिना दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसे ही रिश्तेदारों को गिना दिया जाएगा तो दूरस्थ स्वजन में आएंगे, और अगर विवाहित संबंधी के अंतर्गत वो आ रहे हैं, बहुत दूर पीढ़ियाँ नहीं गई हैं, तो वो हम विवाहिक संबंधी लगाएंगे उसमें। ठीक है।
देखिए नातेदारी संज्ञा यानी शब्दावली क्या होती है। जैसे किसी को बुलाने के लिए हम माँ बोलते हैं, किसी को पिता बोलते हैं, तो किसी को पति बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसकी दो प्रकार की चीज़ होती है, यानी किसी को बुलाने की, अपने नातेदार अपने रिश्तेदार को बुलाने के लिए जो शब्द होती है, जिसको हम जिसके माध्यम से बुलाते हैं, वही क्या होती है, नातेदारी शब्दावली या फिर संज्ञाएँ कहलाती है, ठीक है। अमेरिका के इराक्यूज जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन इन्होंने किया था, मार्गन ने, और इन्होंने ही नातेदारी शब्दावलियों का विस्तृत वर्णन किया था, ठीक है। नातेदारी शब्दावलियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है वर्गात्मक नातेदारी संज्ञाएं और दूसरी है विशिष्टात्मक नातेदारी संज्ञाएं। वर्गात्मक में क्या होता है कि कुछ संबंधियों का समूह होता है और उन सभी को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आंटी बोल दिया हमने, तो आंटी हम मौसी को भी बोल सकते हैं, और आंटी हम अपने चाची को भी बोल सकते हैं, बुआ को भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक ही शब्द से कई लोगों को हम बुला सकते हैं। विशिष्टात्मक नातेदारी संज्ञाएं में क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही शब्द होगा। जैसे पिता है तो पिता जो होगा वो एक ही होगा, ढेर सारे लोगों को हम पिता नहीं बोल सकते, ठीक है। उसी तरह से माता भी एक ही होंगी, पत्नी भी एक ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से विशिष्टात्मक नातेदारी संज्ञाओं में क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही स्पेशल शब्द यूज़ होता है और उस शब्द को हम दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें क्या है, परिहार संबंध टायलर ने दिया है। परिहार संबंध का मतलब होता है कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनसे हम दूरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे ससुर और बहू का संबंध हो गया, और उसी तरह से दामाद और सास का संबंध हो गया, तो ये परिहार संबंध में आता है, वो दूरी बना कर रखते हैं। परिहास संबंध में देखिए क्या है, ये ब्राउन की अवधारणा है। परिहास संबंध में ऐसे संबंध जो हंसी मजाक के होते हैं, जो दूरियों वाले नहीं होते हैं, वो परिहास संबंध कहते हैं। इसकी अवधारणा ब्राउन ने दिया है, और परिहास संबंध की अवधारणा किसने दिया है, टायलर ने दिया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और शरद चंद्र राय ने दादी पोता के बीच में परिहास संबंध का उल्लेख किया, और इन्होंने देखिए एल्विन ने दादी और पोता के बीच में विवाह संबंध की बात की है, ठीक है। ये एक प्रतीकात्मक होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे ही शादी हो, ठीक है। माध्यमिक संबोधन देखिए क्या है, माध्यमिक संबोधन का मतलब होता है कि जब किसी के माध्यम से हम अगले व्यक्ति का संबोधन करते हैं, ठीक है। जैसे गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र का नाम लेकर कहती हैं कि इसके चाचा, ठीक है, या फिर इसके पिता, वो क्या है, वो माध्यमिक संबोधन हो गए, ठीक है। उसी तरह से इसके दादा, जो भी लड़के का नाम कुछ भी आप रख लीजिए, XYZ कुछ भी रख लीजिए, तो जब बुलाया जाता है तो इनके दादा या फिर इनके दादी वो जब बात करती है किसी से, तो ये माध्यमिक संबोधन, यानी किसी का नाम लेकर उसके माध्यम से हम संबंधों को प्रकट करते हुए अगले से बात कर रहे हैं, तो माध्यमिक संबोधन ये कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए मातुले की अवधारणा किसने दिया है, टायलर ने दिया है मातुले की अवधारणा। और इसमें मातुले का मतलब होता है कि वहाँ पे मामा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये मातृवंशी परिवारों में पाया जाता है, ठीक है। पितृश्रेय का मतलब होता है कि ये मातुले जो प्रथा है, यानी जो मामा को महत्व देने की प्रथा है, उसके विपरीत है, क्योंकि इसमें बुआ को महत्व दिया जाता है, मामा को महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। ब्याज प्रसूति, सहकष्टी या फिर सहप्रसविता, ठीक है, तीनों के कोई भी नाम हो, तो एग्ज़ाम में किसी भी नाम से अगर बुलाया जाता है इसको, तो आप समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी स्त्री को बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके पति को भी उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जो कि स्त्री को करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इधर यूपी साइड में क्या होता है कि जब किसी महिला को जब बच्चा होता है तो अछूत हो जाती है वो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, लोग उसको छूते नहीं हैं। गांव में आपने अभी भी देखा होगा, और शहरों में तो ये सब नहीं हो पाता क्योंकि लोग तुरंत जाकर मिलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में अभी भी जो प्रथाएं पाई जाती हैं उसके अंतर्गत है कि जब भी कोई महिला जन्म लेती है तो उसका खान पान अलग होगा, उसके सेवा में लोग लगे रहते हैं, उसका सर हमेशा ढका रहता है, ठीक है, और वो अछूत मानी जाती है। उसको छूते हैं लोग तो स्नान करने के बाद ही भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है, घर में अपने जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं सब प्रथाओं का पालन उसके पति को भी करना पड़ता है, ये उसको कहते हैं ब्याज प्रसूति। खस टोडा और खासी जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रथा कहाँ पाई जाती है, खस टोडा और खासी जनजाति, याद रखिएगा, ठीक है। पुरुषोत्तमी संस्कार देखिए क्या है, ये जहाँ पे बहुपति प्रथा पाई जाती है, भ्रातृ बहुपति प्रथा स्पेशली, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पितृत्व का निर्धारण होता है ये पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए एक प्रथा मानी जाती है, एक संस्कार होता है कि कोई भी व्यक्ति जो पत्नी को तीर कमान देकर ये घोषित करेगा कि जो बच्चा उसके पेट में है उसका पिता मैं हूँ, ठीक है, तो ये उस समय घोषित किया जाता है। ये पुरुषोत्तमी संस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बंधुता बीज गणित की अवधारणा दिया था
मेलिनोस्की ने, इन्होंने नातेदारी की बात की थी, किस तरह से जो हार होता है और जो बाजूबंद था वो एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र होता है, उसी के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि कौन सा व्यक्ति किस समूह में विवाह करेगा, किस समूह में वो व्यवसायिक संबंध रखेगा, किस समूह में कैसा संबंध रखेगा। ठीक है, तो समूहों के संबंध इससे निर्धारित होते हैं। और गुरु, मित्र और गोद लिया हुआ बालक को संदिग्ध नातेदार कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि गुरु किस प्रकार का नातेदार है, या फिर मित्र, या फिर जो हम दत्तक पुत्र होता है, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है, वो किस प्रकार का नातेदार में आता है। तो याद रखिएगा, तीनों ही संदिग्ध नातेदार कहलाते हैं। और नातेदारी उत्तराधिकार जो होता है उसमें देखिए ज्येष्ठाधिकार है, कनिष्ठाधिकार है और समानाधिकार है। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसी को संपत्ति मिलती है और वही अगला जो मुखिया होता है वही बनता है। कनिष्ठाधिकार में जो सबसे छोटा संतान होता है उसको मिलता है। खासी और गारो जनजाति में कनिष्ठाधिकार का प्रचलन है और इसमें जो सबसे छोटी पुत्री होती है, देखिए कनिष्ठाधिकार सबसे ज़्यादा मातृवंशी परिवारों में पाया जाता है और ज्येष्ठाधिकार सबसे ज़्यादा पितृवंशी परिवारों में पाया जाता है। और समानाधिकार में क्या होता है कि कई सहोदर जो भाई होते हैं, जो बराबर होते हैं लगभग, उनमें से किसी एक को संपत्ति का अधिकारी बना दिया जाता है और सर्वसम्मति से ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, मुखिया वही बनता है। सभी लोग बराबर होते हैं, फिर भी जो संपत्ति होती है किसी एक व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, अब देखिए भारत में पति पत्नी संबंधों की बात किसने की है, ये गुडे, के.एम. कपाडिया, गोरे, मरेस्ट्रास, ठीक है, ये सारे लोग हैं जिन्होंने भारत में पति पत्नी संबंधों को बताया है कि किस प्रकार के संबंध है। तो मरेस्ट्रास ने कहा है कि जो मध्यवर्गीय पति होता है वो निम्न वर्गीय पति की अपेक्षा अधिक स्ट्रांग शक्ति रखता है, अपने परिवार पर ज़्यादा कमांड रखता है। और इसका कारण ये है कि जो अर्निंग होती है वो केवल पति करता है, बाकी घर के लोग अर्निंग नहीं करते। जबकि जो निम्न वर्गीय परिवार होता है उसमें सभी लोग मिलकर अर्निंग करते हैं। पत्नी भी कहीं पे बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, ठीक है, पति भी कुछ कर रहा है, ठीक है, बच्चे भी कुछ न कुछ स्टेशन पे बेच रहे हैं। तो सभी की भूमिका होती है अर्निंग करने में, इसीलिए वहाँ पे पति स्ट्रांग भूमिका नहीं निभाता है क्योंकि सभी लोग अर्निंग करना है। ठीक है, क्लेटन ने क्या कहा है, उन्होंने परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है वो आर्थिक व्यवस्था से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति बदलेगी तो ही परिवार बदलेगा। पोलिन कोलंडा एवं मिल्टन सिंगर ने कहा कि औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार को और ज़्यादा मजबूत किया है, यानी औद्योगिकरण ज़्यादा रहेगा तो संयुक्त परिवार बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों के विपरीत कोटेशन दिया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और मिल्टन सिंगर ने कुछ ऐसे परिवारों का भी अध्ययन किया था, संयुक्त परिवार का, ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा कि पूरी जो परिवार है, पूरा बहुत बड़ा परिवार है, वो सब मिलके एक फैक्ट्री को चला रहा है। ठीक है, तो इसे उन्होंने कहा कि ऐसे संयुक्तता बनी रहती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शोरूम, शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो वो पूरी 2-3 भाइयों के होते हैं, ठीक है, मिलकर सब चलाते रहते हैं, तो उससे भी परिवार मजबूत होता है, इसकी बात कही गई है। नातेदारी के प्रकार में तीसरा जो प्रकार जोड़ा गया है वो संस्कारिक नातेदारी है। मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल संस्कार से संबंधित लोग होते हैं, जैसे राखी के भाई बहन हो गए, दत्तक पुत्र हो गए, ठीक है, गुरु भाई, गुरु मित्र, ठीक है, इस तरह से लोग जो हो गए, ये नातेदारी के प्रकारों में आता है। अब देखिए, पाउल बाहनन ने नातेदारी संबंधों को 4 भागों में बांटा। सुडानीज, ठीक है, यह वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली है। इसमें क्या होता है, पिता हो गए, चाचा, मामा, फूफा आदि के लिए अलग संबोधन होता है और इस शब्द के लिए इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। हवाईयन में देखिए क्या होता है कि एक पीढ़ी के सभी पुरुषों को एक शब्द से बुलाया जाता है और दूसरी जो पीढ़ी होती है उसमें सभी महिलाओं को दूसरे शब्द से बुलाया जाता है। ठीक है, तो हवाईयन में पीढ़ी के आधार पर होता है। ये सब जो शब्दावली है याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये ऐसे भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं वो। एस्किमो में देखिए क्या होता है, इसमें पिता के लिए एक शब्द होता है और चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा आदि के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है एस्किमो में। ठीक है, इराकुआ और या फिर स्नेका जनजाति, इसमें क्या होता है कि एक वंश के सभी संबंधियों के लिए, जैसे पिता हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ठीक है, इन सभी के लिए पितृवंशी परिवारों में क्या होता है, एक शब्द होता है और मौसा, मामा यानी मातृवंशी परिवारों के लिए, मातृवंशी जो हमारे नातेदार हैं उनके लिए दूसरा शब्द है। यानी मातेदार, जो माता से रिलेटेड रिश्तेदार हैं हमारे, उनको बुलाने के लिए हम एक शब्द यूज़ करेंगे और जो पिता से संबंधी हैं उनको बुलाने के लिए अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मार्गन ने 2 जनजातियों अजिब्बा और इराकुआ जनजाति का अध्ययन करके 2 प्रकार की नातेदारी शब्दावली बताई है।
वर्णात्मक नातेदारी, इसमें एक रिश्तेदार के लिए एक शब्द, और वर्गात्मक नातेदारी में क्या होता है, एक से अधिक रिश्तेदार के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, अलग अलग शब्द दोनों हैं। ठीक है, मार्गन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वर्गात्मक और वर्णात्मक नातेदारी के बारे में बताया है। ठीक है, वर्गात्मक में क्या होता है, एक से अधिक रिश्तेदारों के लिए, यानी पूरा समूह होता है, उसको एक ही नाम से बुलाएंगे, जैसे आंटी हैं तो आंटी बहुत लोगों को बुलाया जाता है। वर्णात्मक में एक व्यक्ति के लिए एक ही शब्द का यूज़ होता है। ठीक है, रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी मुख्यतः 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। रॉबिन फॉक्स का देखिए ये मूल्यांकन है कि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, उसी के आधार पर महिला का स्थान निर्धारित होता है। पुरुष महिलाओं को गर्भधारण कराता है, इसलिए पुरुष का स्थान क्या है, महिला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पुरुष के पास नियंत्रणात्मक अधिकार है। ठीक है, पुरुष जो होता है ज़्यादा बलशाली होता है और ज़्यादा वो अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से कार्य कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, ठीक है, रक्षा कर लेता है परिवार की। तो ये क्या हो गया, नियंत्रणात्मक जो शक्ति है, इसके आधार पर परिवार में उसकी भूमिका स्ट्रांग है। नज़दीकी जो रक्त संबंधी होते हैं वे एक दूसरे से वे एक दूसरे से यौन संबंध नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है, यहाँ पे रक्त की जगह यौन होगा, तो उसमें क्या होता है, यौन संबंध नहीं स्थापित कर सकते, इसीलिए परिहार और परिहास संबंध स्थापित, यानी पूरी की पूरी जो नातेदारी संरचना है वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर बनी है। 4 सिद्धांत जो है, ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। ये हो सकता है कि ABCD करके या फिर मिलान करने में ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, एलिजाबेथ बार्ट ने बृहद लंदन के 20 परिवारों का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि परिवार से पहले प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का एक पुंज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, यहाँ पे परिवार की जगह विवाह होगा, विवाह नहीं हुआ है तो क्या होता है कि कुछ अलग उसके रिलेशंस होंगे, परिवार में कम आना जाना है, दोस्तों से ज़्यादा उसका फिर बाहर ज़्यादा रहना, ठीक है, वो अलग ढंग का होता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उसके जो रिलेशंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर उन्होंने क्लोज निट और लूज निट की बात की है। लूज निट का मतलब होता है कि जुड़ाव कम होना, और क्लोज निट का मतलब होता है जुड़ाव ज़्यादा होना। ठीक है, ऑरेंज वर्ग ने जो आयरलैंड का परिवार है, उन्होंने कृषक परिवार, ठीक है, ऑरेंज वर्ग ने आयरलैंड के कृषक परिवार का अध्ययन करके दाम्पत्य भूमिकाओं का प्रदर्शन किया। तो ये भी एग्ज़ाम में देखिए, ये सब फैक्ट है, 1 लाइनर में इसलिए दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि और आयरलैंड जो है उसके कृषक परिवारों का अध्ययन करके किसने पति पत्नी के संबंधों यानी दाम्पत्य भूमिकाओं के बारे में बताया है, तो ऑरेंज वर्ग है। ठीक है, कैथलीन गफ ने भूमि संबंधी सामूहिक अधिकारों के आधार पर वंश परंपरा की एकता की बात की। इन्होंने कहा कि भूमि जो होती है वो बट जाती है, अगर सब एक अलग हो जाएंगे तो भूमि को बचाने के लिए जो होता है वंश परंपरा जो होती है वो बनी रहती है और एकत्व तो बना रहता है। किसी को अगर संपत्ति मिल गई है, मुखिया बना दिया गया है, तो अगले लोग स्वीकार कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते कि हमारा अलग कर दीजिए। ठीक है, तो कैथलीन गफ ने कहा कि भूमि को बचाने के लिए ही लोग क्या करते हैं, एकता में रहते हैं, वंश परंपरा उनकी जुड़ी रहती है। TN मदन ने कश्मीरी ब्राह्मणों में संगठनकारी सिद्धांत के रूप में नातेदारी की बात की है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें क्या होता है कि नातेदारी के माध्यम से ही संगठन बना है। ठीक है, ये भी कई बार आया है एग्जाम में। इरावती कर्वे ने देखिए सांस्कृतिक और भाषाई भेदों के आधार पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सांस्कृतिक और भाषाई की बात हो रही है यहाँ पर, आधार पर इन्होंने इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिया और मुंडारी भाषाएं उन्होंने बताई। ठीक है, इसके आधार पर संपूर्ण नातेदारी व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है, उत्तर भारतीय नातेदारी, मध्य भारतीय नातेदारी, दक्षिण भारतीय और पूर्वी। ठीक है, इस तरह से, तो ये सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अवैध बच्चा और जो होता है वो नातेदारी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि गोद लिया हुआ बालक नातेदारी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि उसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो नातेदारी का मतलब क्या है, समाज द्वारा बना है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, इसीलिए वो समाज के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, नातेदारी अणु में देखिए क्या होता है, इसकी अवधारणा लेवी स्ट्रास द्वारा दिया गया। प्रत्येक समाज की नातेदारी संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्वरूप कहा जाता है, जिनके मिलने से ही, जिसको नातेदारी बीज के रूप में भी जान सकते हैं, जिनके मिलने से ही नातेदारी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, और लेवी स्ट्रास ने ऐसे 4 अणुओं की बात की है, इसको परमाणु भी बोल सकते हैं, नातेदारी परमाणु। ठीक है, पति पत्नी हो गया, मामा भांजा, पिता पुत्र और भाई बहन, ये 4 नातेदारी अणु हैं जिनसे संबंधों की एक श्रृंखला निकलती है। फ्रेंड्स, कुछ और जो टॉपिक्स बचे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस समय चूँकि एग्ज़ाम में ड्यूटी चल रही है तो सुबह से शाम तक मुझे वहीं पर रहना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो जो है थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ठीक है, और 20 के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको वीडियो
ज़्यादा फास्ट आएंगे। उसके पहले ही वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में जो ऐसी ड्यूटी पड़ जाती है तो सुबह से शाम मुझे आते आते बहुत लेट भी हो जाता है, तो उस दिन टाइप नहीं हो पाता, ना तो मैं बोल पाती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो टाइप करती है उसको मैं मैटर दूंगी तो ही वो टाइप करेगी, तो इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। लेकिन आपका कोर्स ज़रूर पूरा होगा, इसको आप बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। और वो भी एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले ही पूरा हो जाएगा।